हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नोलॉजी। शुरुआत करते हैं हम लोग अपने डेली न्यूज़पेपर सीरीज़ की। तो हमारा जो पहला न्यूज़ है वह है बाल्टिक स्टेट एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ने रूस के पावर ग्रिड से यूरोपीय संघ की विद्युत प्रणाली की ओर शिफ्ट कर लिया है। बात करें तो 1950 के दशक में सोवियत संघ द्वारा स्थापित और अब रूस द्वारा संचालित आईपीएस यूपीएस नेटवर्क से बाल्टिक स्टेट ने संपर्क तोड़ लिया है। बाल्टिक यह ग्रिड इन तीन देशों के लिए रूस से जुड़ने का अंतिम संपर्क बचा था। बता दें कि ब्रेल पावर ग्रिड, जिसमें बेलारूस, रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया शामिल है, पूरी तरह से मॉस्को द्वारा नियंत्रित है और इसे लंबे समय से इन बाल्टिक राज्यों के लिए कमजोरी के रूप में देखा जा रहा है। 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर ने बाल्टिक राज्यों पर फिर से कब्जा कर लिया था तथा वे 1990 में यूएसएसआर से स्वतंत्र होकर 1992 में यूरोपीय यूनियन में शामिल हुए थे तथा नाटो के सदस्य के रूप में भी शामिल हुए थे। हालांकि उनके यूरोपियन यूनियन तथा नाटो में शामिल होने के बाद भी उन पर एक ऐसे एनर्जी आइलैंड होने का आरोप लगता था जो कि अभी भी रूस तथा बेलारूस को इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क पर डिपेंडेंट है। बाल्टिक राज्यों और रूस के बीच तनाव फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण तथा क्रीमिया का एनेक्सेशन, जो कि मॉस्को द्वारा किया गया था, उसके बाद से बढ़ गया है और वे अपनी स्वतंत्रता के लिए अब रूस के पावर ग्रिड से हट गए हैं। लिथुआनिया के ऊर्जा मंत्री ने भी कहा है कि अब हम रूस के बिजली प्रणाली को जियोपॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के रूप में इस्तेमाल करने की क्षमता को ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वह 18वां रेलवे जोन बन रहा है, जिसको यूनियन कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसका जो लीगल बेसिस होगा ये आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट 2014 के बेसिस पर बन रहा है और इसे ईस्ट कोस्ट रेलवे तथा साउथ सेंट्रल रेलवे से अलग करके बनाया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में होगा और साथ ही कैबिनेट ने वॉल्टेयर रेलवे डिवीज़न, जो कि पहले ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत आता था, उसको भी 2 भागों में विभाजित कर दिया है, जो भारतीय रेलवे के सबसे बड़े राजस्व उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। और यह घटनाक्रम उनके दिल्ली से लौटने के कुछ ही घंटों बाद हुआ है। अब बता दें कि कुकी नेता 21 महीने के विरोध में तेई बहुल इम्फाल में घटती लोकप्रियता, विपक्ष से इस्तीफे की मांग और एनडीए के एक प्रमुख सहयोगी द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद घाटी में नाखुश सहयोगियों के दबाव के कारण अंततः रविवार को एन बीरेन सिंह को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट जो है, अभी हाल ही में एक नया मुद्दा आया है ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी वादों के अनुरूप चीन, मैक्सिको और कनाडा के खिलाफ टैरिफ का ऐलान कर दिया है। टैरिफ बेसिकली एक ऐसा टैक्स होता है जो कि इंपोर्ट पर किए गए सामानों पर लगता है। जब भी कोई सामान किसी दूसरे देश से हमारे देश के भीतर आता है तो सरकार इन पर टैक्स लगा सकती है और उसको कितना भी बढ़ा सकती है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के साथ ही कनाडा, चीन और मैक्सिको पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर दी है। घोषणा के बाद इन देशों ने ट्रंप के इस फैसले की आलोचना के साथ साथ जवाबी टैरिफ की भी घोषणा की है। देशों की इन लड़ाई को टैरिफ वॉर कहा जा रहा है। कनाडा, मैक्सिको से इंपोर्ट पर 25%, चीन से इंपोर्ट पर 10% शुल्क बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही कनाडा के ऊर्जा उत्पादों के आयातों पर भी 10% टैक्स बढ़ाने की बात कही गई है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि यह टैरिफ तब तक लागू रहेंगे जब तक कि फेंटानिल दवाएं और अवैध इमिग्रेशन पर राष्ट्रीय आपातकाल खत्म नहीं हो जाता।
उनका मानना है कि यह कदम इन देशों के अवैध प्रवसन और नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से उठाया गया एक कदम है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि टैरिफ लगाना ट्रंप की आर्थिक नीति का एक हिस्सा है, जिसके जरिए वे अमेरिका अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही वे अपने प्रतिद्वंदी चीन की प्रभुत्व पर भी अंकुश लगाना चाहते हैं। हालांकि बता दें कि ट्रंप के इस टैरिफ बढ़ाने से भारतीय निर्यातों को भी नुकसान की आशंका है। कई चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं, खासकर आईटी सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों पर महंगाई का बुरा असर हो सकता है। नेक्स्ट है उड़ीसा के सीएम मोहन मांझी ने वहाँ राज्यकर्मियों के लिए यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। यूपीएस को मंजूरी 24 अगस्त 2024 को दिया गया था। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है, $500 करोड़ का फंड दिया जा रहा है नेशनल मिशन मैन्युस्क्रिप्ट के लिए। पांडुलिपि मिशन को सहायता यह प्रदान करता है। एनएमएम यानी कि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट फरवरी 2003 में बना था और बजट प्रपोजल इसके तहत दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह बजट शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के पास मौजूदा भारत की पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण